हेलो। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी बोर्ड एग्जाम के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए और बहुत अच्छा बनाने के लिए मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स। ये हमारी जो कंपनी वाली किताब है, मतलब जो सेकेंड वॉल्यूम है, उसका फर्स्ट चैप्टर है। और आप सबने शेयर्स के बारे में तो सुना ही होगा। आपके बड़े जो भाई बहन हैं या पेरेंट्स हैं, उन्होंने कभी ना कभी शेयर्स को खरीदा भी होगा और आप भी कहीं ना कहीं चाहते होंगे कि एक ना एक दिन आप भी शेयर्स खरीदें, मतलब बड़ी गेम खेलना चाहते हो। तो उससे पहले चलिए समझते हैं कि शेयर्स होते क्या हैं। जब तक आपको शेयर्स पता ही नहीं होगा कि शेयर्स होते क्या हैं, तब तक आप कैसे बड़ी गेम खेल पाओगे। तो बड़ी गेम खेलने के लिए चीजों को समझना पड़ता है। तो ये जो चैप्टर है बच्चों, इसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स। अभी जो इशू ऑफ शेयर्स जो चैप्टर है, ये हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। मतलब जो व्यक्ति शेयर्स खरीदता है ना, उसको हम शेयर होल्डर बोलते हैं। तो हमें शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है। हाँ, मैं शेयर होल्डर का पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझाऊंगा थोड़ा बहुत, पर ज्यादातर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर मतलब कंपनी जो शेयर इशू करती है उसको बोलते हैं। तो कंपनी क्यों शेयर इशू करती है भाई? क्या जरूरत है कंपनी को शेयर इशू करने की? क्यों कंपनी शेयर इशू करना चाहती है, ये भी समझना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इशू ऑफ शेयर जो आप चैप्टर देख रहे हैं, इससे पहले आपको कुछ बातें समझनी होगी। जब भी किसी कंपनी को पैसों की जरूरत होती है या फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी दो तरीके से पैसा इकट्ठा कर सकती है। जैसे कि एक होता है आपका ओनर्स फंड। ओनर्स फंड मतलब कौन? मालिकों ने जो पैसा लगाया। जो पैसा मालिक लगाते हैं ना बिजनेस में, उसको हम ओनर्स फंड बोलते हैं। ओनर कौन होते हैं? बिजनेस के मालिक। अगर मालिक बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो उसको ओनर्स फंड कहा जाता है ना। मालिक बड़ी खुशी खुशी से पैसा लगाते हैं। तो भैया, अगर हम अब किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो क्या हम उस कंपनी के मालिक बन जाएंगे? यस, आप उस कंपनी के मालिक बन जाओगे। अच्छा, मतलब अगर हम रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लें तो हम भी रिलायंस कंपनी के मालिक? यस, आप भी रिलायंस कंपनी के मालिक। भैया फिर तो हम अंबानी को हटा के अपनी चलाएंगे। ना ना ना, ऐसा नहीं होता। जैसे कि देखिए, अगर किसी के पास ज्यादा शेयर्स हैं तो वो ज्यादा बड़ा शेयर होल्डर है, तो उसकी चलेगी कंपनी में। पर अगर आपने 1, 2 या 10 शेयर खरीदे तो आप छोटे मालिक कहलाएंगे, पर आप कंपनी के डिसीजंस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। तो जब कंपनी मालिकों से पैसा इकट्ठा करती है तो उसको कहते हैं ओनर्स फंड, और ओनर्स फंड के अंदर शेयर्स आते हैं। पर अगर कंपनी को बोरोड फंड से पैसा इकट्ठा करना हो, तो बोरोड फंड मतलब क्या? मतलब जब कंपनी पैसा इकट्ठा करेगी तो वो जिन लोगों से पैसा लेगी वो कंपनी के मालिक नहीं बनेंगे, उन्होंने बस कंपनी को कर्जा दिया होगा, तो उनको बोरोड फंड बोलते हैं। फिलहाल बोरोड फंड हमारे कोर्स मतलब इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, वो डिबेंचर में आएगा अगले चैप्टर में। तो हम अपना कंसंट्रेशन शेयर्स पे रखते हैं। तो शेयर्स क्या हैं उसे समझते हैं और उसके बारे में जानते हैं। और आज नहीं तो कल आप भी शेयर खरीदोगे तो आपको पता होना चाहिए कि शेयर्स क्या होते हैं। और ये शेयर्स इतनी कमाल की चीज होती हैं जिसने लोगों को रातों रात अरबपति करोड़पति बना दिया है। मतलब कई बार क्या होता है, शेयर्स के प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं, बहुत तेजी से नीचे भी आते हैं। इसलिए ज्यादा ऐसा मत सोचना कि शेयर खरीद के हम मालामाल हो जाएंगे। शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना बहुत सोच समझ के लिया गया डिसीजन होता है। हर व्यक्ति इस डिसीजन को ऐसे नहीं ले लेता। तो ओनर्स फंड के अंदर जो शेयर्स आते हैं वो क्या होते हैं और उनके बारे में डिटेल में समझते हैं। अब अ कंपनी कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड शेयर। एक कंपनी की जो कैपिटल होती है ना, कैपिटल मतलब पूंजी, जो कंपनी पैसा लगाती है, मतलब कंपनी में जो पैसा लगाया गया है, जो कंपनी के अंदर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसको कैपिटल बोलते हैं। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कैपिटल क्या होती है। वो पूंजी जो हम बिजनेस को स्टार्ट करने में लगाते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। तो जब एक कंपनी की जो कैपिटल होती है ना, वो छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइडेड होती है, और वो जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं ना, उनको हम शेयर्स बोलते हैं। तो शेयर्स क्या होते हैं? कंपनी की वो कैपिटल जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो यह लिखा हुआ है कंपनी कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड शेयर। अच्छा, स्मॉल स्मॉल मिलके लार्ज बनाता है क्या? बिल्कुल। ईच शेयर हैज अ नॉमिनल वैल्यू। ये नॉमिनल वैल्यू क्या होती है? तो हर शेयर की एक नॉमिनल वैल्यू होती है, मतलब उस शेयर का प्राइस। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि कोई शेयर 10 रुपए का है, तो 10 रुपए उसकी नॉमिनल वैल्यू है। तो नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू भी बोलते हैं। तो वो शेयर कितने रुपए का है उसको हम बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू, है ना।
उसके बाद एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। अ कंपनी कैन इशू 2 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच फॉर अ टोटल ऑफ ₹20 लाख रुपीज। मान लीजिए कि किसी कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू किए और एक शेयर 10 रुपए का है, तो 2 लाख शेयर 10 रुपए का एक शेयर, तो मल्टीप्लीकेशन तो आपको आता ही होगा। तो 2 लाख इंटू 10 मतलब 20 लाख रुपीज। मतलब वो कंपनी अगर 2 लाख शेयर इशू करती है और एक शेयर अगर 10 रुपए का है, तो वो कंपनी 20 लाख रुपए इकट्ठा कर पाएगी, 20 लाख रुपीज। अच्छा, शेयर्स की गेम इतनी तगड़ी है? बिल्कुल। मतलब समझ लीजिए कि आप एक एक आदमी अगर शेयर खरीदता है, और इतने सारे लोग रहते हैं हमारे इंडिया में, वो सब लोग अगर शेयर खरीदते हैं और अगर वो पैसे देते हैं, तो कंपनी के पास कितना सारा पैसा इकट्ठा हो जाता होगा। तो शेयर से पैसा इकट्ठा करना क्या आसान काम है? हाँ, कह सकते हैं। एक्चुअली में क्या है ना कि जो लोग शेयर्स खरीदते हैं ना, वो हमारी कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं। और वो लोग क्या थोड़ा थोड़ा भी खरीदते हैं ना, तो खरीदने वाले लोग इतने ज्यादा होते हैं कि कंपनी के पास इतना सारा पैसा हो जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है वो हमारा अगला टॉपिक होगा या इसके बाद आएगा। बट अभी हम शेयर्स के बेसिक को समझते हैं कि बेसिक चीजें क्या होती हैं, है ना। तो 2 लाख शेयर हैं, 10 रुपए का एक है, तो कुल मिला के कितने रुपए बन जाएंगे? 20 लाख रुपए बन जाएंगे। मतलब अगर 2 लाख शेयर कंपनी ने बेच दिए और लोगों ने खरीद लिए, तो कंपनी के पास क्या 20 लाख रुपए आ जाएंगे? हाँ, कंपनी के पास 20 लाख रुपए आ जाएंगे। द पर्सन हु होल्ड द शेयर इज रिफर्ड एज शेयर होल्डर। जो व्यक्ति शेयर खरीदता है वो शेयर होल्डर कहलाता है। मतलब कल के दिन अगर आप शेयर खरीदते हो तो आप कहलाओगे शेयर होल्डर। वाह वाह, क्या बात है। मतलब आप में से कोई भी व्यक्ति शेयर होल्डर बन सकता है? हाँ, बिल्कुल बन सकता है। बट उसके लिए उसके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। शेयर खरीदने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, तो वो बात का मुद्दा है। पर जो व्यक्ति शेयर खरीदता है वो शेयर होल्डर बनता है। A company can raise its capital through the issue of share. कंपनी अपने पैसे, कैपिटल के पैसे इकट्ठा कर सकती है थ्रू द इश्यू ऑफ शेयर। शेयर इशू करके कंपनी बहुत सारा पैसा इकट्ठा करती है जो उसके काम आता है। और शेयर्स जो है ना, बड़ी अच्छी चीज है। ये सुख दुख के क्या होते हैं? हमारे साथी होते हैं। जो शेयर होल्डर होते हैं ना, वो हमारे सुख दुख के साथी होते हैं। जब हमारी कंपनी को लॉस होता है तो इन बेचारों को भी डिविडेंड नहीं मिलता, है ना। डिविडेंड मिलता है शेयर्स पे, वो नहीं मिलता इनको, क्योंकि हमारे कंपनी के मालिक हैं। भाई, जब कंपनी लॉस में जा रही है तो शेयर होल्डर को डिविडेंड कैसे मिलेगा? तो कंपनी जब प्रॉफिट में जाती है तो इनको बहुत सारा डिविडेंड मिलता है। सारे पैसे देने के बाद, प्रॉफिट में से सब खर्चे करने के बाद, मतलब जो हमारे पास रेवेन्यू आता है उसमें सब खर्चे हटाने के बाद जो आखिरी में पैसा बच जाता है वो शेयर्स को मिलता है डिविडेंड के रूप में। तो शेयर्स बड़ी कमाल की चीज होती हैं, है ना। अब इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये क्या होता है भाई? देखो यार भाई, अगर आप किसी को शेयर इशू करने जा रहे हो तो वो व्यक्ति अपनी हार्ड अर्न मनी, अपने खून पसीने की कमाई आपको क्यों देगा? आपको सामने वाले को बताना पड़ेगा ना कि वो आपको क्यों दे वो पैसा। आप में ऐसी क्या बात है कि वो आपके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करे, आपकी कंपनी के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करे? तो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। अब ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस कुछ नहीं है, एक तरीके के पीडीएफ है। आजकल तो डिजिटल फॉर्म में इशू होती है, तो पीडीएफ के फॉर्म में होता है। नहीं तो वे आप समझ लीजिए एक तरीके का किताब है या एक तरीके की क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट है, जिसमें कंपनी आगे चल के क्या करने वाली है, कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंपनी आगे चल के किस तरीके से काम करेगी, कंपनी के क्या गोल्स हैं, ये सारी बातें उस प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखी होती हैं। मतलब प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी के बारे में डिटेल में चीजें लिखी होती हैं कि कंपनी आगे चल के क्या करने वाली है, कैसे काम करने वाली है, कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सब प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन होता है। अब इट शोज द मैनर इन विच द मनी इज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। इसमें यह भी लिखा रहता है कि जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है, जो हमारी कंपनी के शेयर खरीदेगा, उससे कंपनी किस प्रकार से पैसे कलेक्ट करेगी, मतलब कौन सी किस्तों में पैसा बुलवाएगी या किस तरीके से पैसे को कॉल करेगी। तो ये भी कहां पे लिखा होता है? प्रोस्पेक्टस के अंदर, है ना। प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या लिखा रहता है? कंपनी का ओवरव्यू कि कंपनी क्या है, क्यों बनाई गई है, मैनेजमेंट टीम, कंपनी की मैनेजमेंट टीम कैसी है, क्या काम करती है, ये भी लिखा होता है। सिक्योरिटीज ऑफर्ड, कौन कौन सी सिक्योरिटी ऑफर करी है, शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, ये सब लिखा रहता है इसके अंदर। यूज ऑफ प्रोसीड, जो पैसे आएंगे शेयर इशू करके उसका क्या होगा। अदर डिसीजन मेकिंग इंफॉर्मेशन, और भी बहुत सारी चीजें लिखी रहती हैं, पर हमें ये नहीं पढ़ना है, हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। तो प्रोस्पेक्टस मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इसमें डिटेल में लिखा होता है कंपनी के बारे में या कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। अब एक्चुअली में पता है क्या होता है? व्हेन प्रोस्पेक्टस इज इशूड टू द पब्लिक, द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर
intending to subscribe the share capital of the company would make an application along with the application money। अब इस बात को समझिएगा बच्चा, एक्चुअली में होता क्या है, जब कोई कंपनी पैसा इकट्ठा करने जाती है तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है। ये जो प्रोस्पेक्टस होता है ना, उसके पीछे एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। मतलब प्रोस्पेक्टस जब आप पढ़ लोगे, कंपनी के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, कंपनी क्या करने वाली है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आपको अगर इंटरेस्ट आता है कि नहीं यार ये कंपनी बहुत सही है, भाई ये कंपनी तो बहुत तरक्की करेगी, यार इसका तो ऑब्जेक्टिव इतना क्लियर है, यार ये ऑब्जेक्टिव जिस ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रही है वो तो रॉकेट साइंस है, बिल्कुल ऊपर जाएगा। मतलब एक्चुअली में आपको इंटरेस्ट आया उस कंपनी के वर्किंग में, उस कंपनी के ऑब्जेक्टिव में, उस कंपनी के मतलब जो काम करने वाली है उसमें। तो अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं यार ये कंपनी तरक्की करेगी, ये कंपनी ऊपर जाएगी और इसमें प्रॉफिट होगा, तो आप उस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो। शेयर खरीदने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? शेयर खरीदने के लिए आपको सबसे पहले कंपनी को शेयर की एप्लीकेशन का पैसा देना होगा। अब ये एप्लीकेशन क्या होती है? जब कोई कंपनी पहली बार शेयर इशू करती है तो जो पहली किस्त होती है उसको हम एप्लीकेशन मनी बोलते हैं। मतलब कंपनी किस्तों में पैसा इकट्ठा करती है क्या? बिल्कुल, कंपनी पैसा किस्तों में इकट्ठा करती है, अलग अलग किस्तों में। एक लमसम मेथड भी होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम इंस्टॉलमेंट मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। तो कंपनी जब इंस्टॉलमेंट मेथड के थ्रू पैसा इकट्ठा करती है तो कंपनी किस्तों में पैसा इकट्ठा करती है। तो जो पहली किस्त होती है उसका नाम एप्लीकेशन होता है। अब आप कहेंगे इसका नाम एप्लीकेशन क्यों होता है? इसका नाम एप्लीकेशन इसलिए होता है क्योंकि ये एप्लीकेशन के साथ पे की जाती है, इसलिए इसको एप्लीकेशन मनी बोलते हैं। तो कंपनी जब पहला पैसा इकट्ठा करती है तो उसको एप्लीकेशन मनी बोला जाता है। अब एप्लीकेशन का पैसा जब आता है तो कंपनी क्या एंट्री करती है? तो आप देखेंगे, आपने जनरल एंट्री पढ़ी होगी, 11th क्लास में पढ़ी होगी, तो आपको पता है कि कंपनी के पास जब पैसा आता है, तो कंपनी के पास पैसा आया, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो कंपनी के लिए वो एसेट है। और 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अगर कंपनी के पास एसेट बढ़ती है तो वो डेबिट होती है। तो जब कंपनी के पास पैसा आया होगा तो कंपनी ने पैसा रिसीव किया होगा, तो कंपनी के बैंक अकाउंट में वो पैसा आया होगा, कैश में नहीं आता। कहां आता है? बैंक अकाउंट में। तो बैंक में जब पैसा आया तो कंपनी बैंक अकाउंट को डेबिट करेगी, तो इसलिए एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट। अब आप कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट तो हुआ, पर कितने रुपए से हुआ? तो जितना पैसा आया होगा उतने रुपए से होगा। अब एप्लीकेशन की किस्त जितने रुपए की रही होगी उतने रुपए से पैसा आया होगा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। और ये पैसा किस चीज का है? एप्लीकेशन का है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन का पैसा है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन आ जाएगा। अब क्या होता है, ये जो पैसा आया एप्लीकेशन का, इस एप्लीकेशन के पैसे को हमें ट्रांसफर करना होता है। तो जो दूसरी एंट्री होती है वो ट्रांसफर से रिलेटेड होती है। ये जो एप्लीकेशन का पैसा आया है ये हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। शेयर कैपिटल में मतलब, शेयर कैपिटल मतलब कि वो फंड जहां पे कंपनी अपना कैपिटल का पैसा रखती है। तो एप्लीकेशन का पैसा हमने कहां ट्रांसफर कर दिया? शेयर कैपिटल में। और 11th क्लास में या जनरल एंट्री पढ़ते समय आपने पढ़ा होगा कि जो कैपिटल होती है जब वो बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो जो भी पैसा आपके पास एप्लीकेशन का आया होगा वो आपने कहां ट्रांसफर कर दिया? शेयर कैपिटल में। और जो पैसा आपके पास एक्स्ट्रा बच गया, मान लीजिए आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर पाए, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसे रिफंड कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा पैसा आया है आप उसे वापस कर सकते हैं, तो वो पैसा चला जाता है टू बैंक में। ठीक है, जैसे पैसा आया था तो बैंक डेबिट हुआ था, अब जब पैसा जाएगा तो बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सर हमने कई बार देखा है कि यहाँ पे अलॉटमेंट का नाम भी आता है। हाँ आता है, वो मैं आपको अगले वीडियोस में समझाऊंगा। तो अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि एप्लीकेशन का पैसा आया, हमने पैसा कहाँ डाल दिया? शेयर कैपिटल में। कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। और जो पैसा एक्स्ट्रा बच गया वो हमने रिजेक्ट कर दिया, रिफंड कर दिया, वापस कर दिया, तो चला गया टू बैंक में, है ना। अब बैंक में क्यों क्रेडिट हुआ? मैंने आपको लॉजिक बताया कि जब पैसा आता है तो एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, और जब ये पैसा गया होगा तो एसेट कम हुई होगी, इसलिए बैंक क्रेडिट हो गया। तो ये फर्स्ट किस्त, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ना, वो कंप्लीट हुई है। मतलब एक इंस्टॉलमेंट की दो एंट्रियां होती हैं। तो पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन हुई जब पैसा आया, दूसरे में शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक हो गई।
मतलब कुछ पैसा हमने शेयर कैपिटल में डाल दिया और कुछ पैसा हमने रिजेक्ट एंड रिफंड करके वापस कर दिया। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जो दूसरी किस्त होती है उसको हम अलॉटमेंट कहते हैं। सेकंड वाली जो किस्त होती है उसको क्या कहा जाता है? अलॉटमेंट। एक्चुअली में होता क्या है ना, जो लोग शेयर के लिए अप्लाई करते हैं जरूरी नहीं कि उनको शेयर मिल ही जाए। जैसे मैंने आपको बताया कुछ शेयर रिजेक्ट हो जाते हैं, कुछ लोगों के पैसे कंपनी वापस कर देती है। तो जरूरी नहीं कि जिन लोगों ने अप्लाई किया उनको वो पैसे मिल ही जाएं, मतलब सॉरी उनको वो शेयर मिल ही जाएं, रिजेक्ट एंड रिफंड भी हो सकते हैं। बट अगर कंपनी आपसे दूसरी किस्त बुलवा रही है, सेकंड किस्त मतलब अलॉटमेंट बुलवा रही है, तो ये कंफर्म बात है कि आपके नाम पे शेयर अलॉट हो जाएंगे या आपके नाम पे शेयर कंपनी देने को तैयार है। तो दूसरी किस्त को हम अलॉटमेंट बोलते हैं। अलॉटमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस किस्त पे आदमी के नाम पे शेयर अलॉट होते हैं। जिस आदमी ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उसको शेयर मिलते हैं, इसलिए इस किस्त का नाम अलॉटमेंट है। अगर अलॉटमेंट की किस्त हो गई ना तो मान लेना कि आपके नाम पे शेयर चढ़ गए भैया, आपको शेयर मिल गए हैं। तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट आर सेंट टू दोज whom the share have been allotted। जिन लोगों को शेयर अलॉट होते हैं उनको ही लेटर ऑफ अलॉटमेंट मिलता है। अगर आपको बाई चांस लेटर ऑफ अलॉटमेंट नहीं मिला तो मान लीजिए कि आपके नाम पे शेयर रजिस्टर नहीं हुए, आपके पैसे वापस आ चुके होंगे या आ जाएंगे। लेटर ऑफ रिग्रेट टू दोज टू whom no allotment was made has been made। अगर आपके नाम पे अलॉटमेंट नहीं हुआ तो आपको लेटर ऑफ रिग्रेट आ जाएगा, या आपके पैसे जिस तरीके से कटे थे एप्लीकेशन के पैसे पे करते टाइम उसी तरीके से वो पैसे वापस आ जाएंगे आपके अकाउंट में। तो इसका मतलब आपके नाम पे शेयर अलॉट नहीं हुआ है। जो बैंक वाली एंट्री हमने क्रेडिट करी थी ना, ये इसी से रिलेटेड है कि पैसा रिफंड कर दिया है। ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर द एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तो जो एप्लीकेशन का पैसा है वो हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं? शेयर कैपिटल में। अब एक्चुअली में अगर आप अलॉटमेंट की एंट्री देखें ना तो वो कुछ इस प्रकार से होती है, समझिएगा जरा अलॉटमेंट की एंट्री को। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये एंट्री होती है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल इतनी भी हो सकती है, बट मैंने यहाँ पे प्रीमियम वर्ड भी जोड़ दिया है क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब हम शेयर जैसे 10 रुपए का है या 20 रुपए का है, जब हम उसको उसकी नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे बेचते हैं, उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे बेचते हैं, तो जितने ज्यादा प्राइस पे बेचते हैं उसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम। जैसे कि अगर 10 रुपए का शेयर है, मैंने 12 रुपए में बेचा, तो 2 रुपए जो मैंने एक्स्ट्रा बेचा, मतलब 2 रुपए जो मैंने एक्स्ट्रा बेचा है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम कहा जाता है। वो भी अलॉटमेंट की एंट्री में शो करना होता है। तो अब बच्चा आप एक बात देखोगे कि जब एप्लीकेशन की एंट्री हुई थी इसकी पहले वाली इंस्टॉलमेंट की, तो बैंक वाली एंट्री पहले आई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन हुआ था, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक आया था। बट अलॉटमेंट वाली एंट्री में पहले ड्यू होती है, मतलब ये पहले ड्यू की एंट्री है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये मैंने ड्यू कर दी। अब ड्यू क्यों करी? क्योंकि देखो कंपनी ये बात जानती है कि जिन लोगों ने हमें एप्लीकेशन का पैसा दिया है वो लोग हमें अलॉटमेंट का पैसा भी देंगे। लोग बेवकूफ नहीं है। सर ये क्या बात हुई, जिनने एप्लीकेशन का पैसा दिया वो अलॉटमेंट का पैसा देंगे? जरूरी थोड़ी ना है। अगर उनके पास पैसे नहीं है तो शायद वो ना दें, मैं आपकी बात मानता हूं, पर वो बेवकूफ लोग होंगे। अगर उन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दिया और अगर वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं देते हैं ना, तो जो उनने एप्लीकेशन का पैसा दिया है ना वो भी उनको वापस नहीं मिलेगा। कंपनी उसको जब्त कर लेगी, जिसको हम फोरफीचर बोलते हैं, जो आगे चल के आएगा टॉपिक। तो अगर कोई व्यक्ति बेवकूफ नहीं है तो अगर एप्लीकेशन का पैसा दे रहा है तो वो अलॉटमेंट का पैसा भी देगा ही देगा। अब कंपनी क्योंकि जानती है कि एप्लीकेशन का पैसा आ गया था इनसे, तो अलॉटमेंट का पैसा भी आएगा, और कंपनी बेवकूफ नहीं समझती लोगों को, तो शेयर अलॉटमेंट की एंट्री को ड्यू कर लेगी। तो ड्यू करने में क्या होता है, हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लिखते हैं, टू शेयर कैपिटल में जितना पैसा जाना है वो लिख देते हैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम में जितना पैसा जाना है वो लिख देते हैं। अभी सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? जब कोई कंपनी शेयर, मैंने बताया ना आपको कि फेस वैल्यू से ज्यादा पे बेचते हैं तो उसको सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं। जब हम सवाल करेंगे तो बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में। और जरूरी नहीं कि हर सवाल में सिक्योरिटी प्रीमियम आए ही। अगर हमने शेयर फेस वैल्यू पे ही बेच दिया है, मतलब पार पे बेच दिया है, 10 रुपए का शेयर है 10 रुपए पे ही बेच दिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम लिखने की जरूरत नहीं है या ड्यू करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम नाम हट जाएगा।
है ना। जिस सवाल में 10 रुपए का शेयर 12 रुपए पे बेचा हो या फेस वैल्यू से ज्यादा पे बेचा हो, उसी सवाल में सिक्योरिटी प्रीमियम आपको देखने को मिलेगा। अब हमने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लिख लिया, टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिख लिया। अब हम इंतजार करेंगे कि पैसे आए। तो जब पैसे आते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी के पास पैसे आए, और पैसा कंपनी की क्या होती है? एसेट। और जब भी एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। और ये पैसा किस चीज का है? अलॉटमेंट का है, तो टू शेयर अलॉटमेंट। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो अलॉटमेंट डेबिट में और अलॉटमेंट क्रेडिट में, तो अलॉटमेंट से अलॉटमेंट तो वैसे ही कैंसिल हो जाना है, पर हमें करना नहीं है कैंसिल। ये चीज डेबिट में, ये चीज क्रेडिट में। तो एंट्री क्या बची? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। किसी भी बिजनेस में जब पैसा लगाया जाता है ना तो उसकी एंट्री होती है बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वही एंट्री यहां भी हो रही है। अगर आप देखें तो अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कैंसिल, बैंक टू शेयर कैपिटल, और सिक्योरिटी प्रीमियम था इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम आ रहा है। इसके पहली वाली किस्त में अगर आप चेक करेंगे ना तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और दूसरी एंट्री क्या हुई? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो एप्लीकेशन से एप्लीकेशन क्या हो जाएगी? कैंसिल। तो एंट्री क्या बचेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो एक्चुअली में एंट्री बैंक टू कैपिटल ही होती है। यहाँ पे शेयर वर्ड जुड़ जाता है क्योंकि हम शेयर्स के माध्यम से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसलिए बैंक टू शेयर कैपिटल हो जाती है। तो दूसरी किस्त हो गई। अब मन में सवाल ये आता है कि दूसरी किस्त में अलॉटमेंट ड्यू हुआ पहले, बाद में रिसीव हुआ, जिसका रीजन मैंने आपको बताया कि कंपनी को ये पता था कि जिन लोगों ने एप्लीकेशन का पैसा दिया है वो अलॉटमेंट का पैसा भी बाद में दे ही देंगे, इसलिए उनने पहले ही ड्यू कर लिया और बाद में रिसीव हुआ। अब जब अलॉटमेंट की किस्त हो जाती है ना तो उसके बाद किस्तों के नाम जो हैं वो कॉल्स पे आ जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल, ऐसे करके कॉल आने लगते हैं। जितने कॉल होंगे उतने नाम जुड़ते जाएंगे। तो जो पहला कॉल होता है उसको फर्स्ट कॉल कहते हैं, या अलॉटमेंट के बाद की किस्तों का नाम ही कॉल से चलता है। कॉल इज डिमांड made by the company asking the shareholder to remit the called up amount on share allotted to them। जितने भी शेयर आपको अलॉट हुए हैं उस पे आपको जितना भी पैसा मतलब पे करना है वो कंपनी आपसे बुलवाएगी। तो ये तीसरी किस्त है जिसको हम फर्स्ट कॉल बोलेंगे या कॉल मनी बोलेंगे। तीसरी किस्त हमेशा कॉल ही होती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी को ये पहले से पता है कि आपने अगर हमें एप्लीकेशन का पैसा दिया है, अगर आपने हमें अलॉटमेंट का पैसा दिया है, तो आप बेवकूफ नहीं हो। कंपनी ये जानती है, कंपनी लोगों को बेवकूफ नहीं मानती और लोग भी बेवकूफ नहीं होते हैं, कंपनी ये समझती है। क्योंकि अगर आपने एप्लीकेशन का पैसा दिया, आपने अलॉटमेंट का पैसा दिया, और अगर आप फर्स्ट कॉल का पैसा देने से मना कर दो क्योंकि अभी आपको शेयर पूरी तरीके से मिले नहीं है, तो आपने जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे पैसा दिया है ना, कंपनी वो भी जब्त कर लेगी, वो भी आपको नहीं देगी बिल्कुल। तो बेवकूफ आदमी ऐसा करेगा कि वह एप्लीकेशन का पैसा दे दे, अलॉटमेंट का पैसा दे दे और फर्स्ट कॉल का पैसा ना दे, तो ये तो गलत है ना। तो हर आदमी फर्स्ट कॉल का पैसा क्या कर देता है? पे ही कर देता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं तो फोर फीचर बनाना पड़ता है, वो बात का टॉपिक है। तो जब कंपनी को ये पता है कि अलॉटमेंट का पैसा आ गया था तो ये आदमी फर्स्ट कॉल का पैसा भी देगा, तो कंपनी फर्स्ट कॉल पहले से ही ड्यू कर लेती है। तो ड्यू करती है तो कैसे करती है? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल को डेबिट किया और टू शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। अब शेयर कैपिटल को क्रेडिट करने के पीछे लॉजिक है कि कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, इसलिए शेयर कैपिटल को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। और शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा है इसलिए शेयर फर्स्ट कॉल को डेबिट कर दिया। अब पैसे बुलवाते टाइम कंपनी ड्यू कर लेती है, पर कुछ दिनों बाद इसके पैसे क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। जब पैसे मिलेंगे तो कंपनी एंट्री लिखेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों? सेम लॉजिक, पैसा आता है तो एसेट बढ़ती है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। और ये पैसा किस चीज का है? फर्स्ट कॉल का है, इसलिए टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो इस तरीके से फर्स्ट कॉल की एंट्री कंप्लीट होती है। अब ये तीसरी किस्त कंप्लीट हो गई। इसके बाद लास्ट कॉल, मैंने यहां पे लास्ट कॉल लिख दिया है, पर जरूरी नहीं कि लास्ट कॉल इतनी जल्दी आ जाए। सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, कंपनी को जितनी किस्तों में पैसा बुलवाना है कंपनी उतने कॉल बढ़ाती जाती है, पर हम समझने के लिए इसको आखिरी कॉल मान लेते हैं। अब जब कंपनी ने अपनी आखिरी किस्त बुलवानी होती है, जैसे कि मान लीजिए अगर 10 रुपए का शेयर है तो 2 रुपए एप्लीकेशन पे बुला लिए, 5 रुपए अलॉटमेंट पे बुलवा लिए, तो 2 और 5 कितने हो गए? 7 रुपए हो गए। 1 रुपए फर्स्ट कॉल पे बुलवा लिया, 8 हो गए। तो आखिरी किस्त के लिए कितने रुपए बचे? 2 रुपए बचे। तो 2 रुपए वो आखिरी किस्त पे बुलवाएगी, जिसको हम सेकेंड एंड फाइनल कॉल बोल सकते हैं। तो जब किस्तें कंप्लीट होती हैं
और आखिरी किस्त बची होती है तो उसके साथ फाइनल वर्ड जुड़ जाता है ना। तो लास्ट कॉल इज डिमांड मेड बाय द कंपनी आस्किंग द शेयर होल्डर टू रेमिट द लास्ट कॉल्ड अप अमाउंट ऑन शेयर अलॉटेड टू देम। तो ये आखिरी कॉल होता है जहां पे कंपनी पैसे बुलवाती है। इसकी एंट्री क्या होती है, तो वही पहले ड्यू करेंगे। कंपनी को पता है कि यार एप्लीकेशन भरी है सामने वाले ने, अलॉटमेंट भरा है सामने वाले ने, फर्स्ट कॉल भरा है सामने वाले ने, तो सेकंड कॉल भी देगा, तो कंपनी पहले से ड्यू करके रख लेगी। तो जब कंपनी किस्त को ड्यू करती है तो वो लिखेगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल को डेबिट करते हैं और टू शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। सेम लॉजिक है, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। इसका कोई लॉजिक नहीं है शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि वो एक एडजस्टमेंट के तौर पे यूज किया जाता है। अब जब इसका पैसा आएगा तो ऑब्वियस बात है, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि बैंक हमारी क्या होती है, एसेट होती है, और एसेट बढ़ती है तो क्या होती है, डेबिट। इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। फिर आप देखोगे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल से शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एंट्री क्या बचती है, बैंक टू शेयर कैपिटल। इस तरीके से हमारी किस्तें जो होती हैं, कंपनी पैसे को किस्तों में बुलवाती है और इस तरीके से किस्तें कंप्लीट होती हैं। तो क्या कंपनी हमेशा शेयर्स का पैसा किस्तों में बुलवाती है, नहीं। कंपनी इस पैसे को एक साथ भी बुलवा सकती है, जिसको हम लमसम कहते हैं, उसे हम बाद में समझेंगे। तो कंपनी ये पैसा किस्तों में क्यों बुलवाती है, रीजन ये है कि देखिए कंपनी को सारे पैसों की जरूरत एक साथ नहीं पड़ती। कंपनी को थोड़े पैसे एक टाइम पे चाहिए होंगे, फिर थोड़े पैसे दूसरे टाइम पे चाहिए होंगे, फिर थोड़े पैसे तीसरे टाइम पे चाहिए होंगे। जैसे एक आदमी घर बनवाता है तो पहले वो नींव बनवाता है, तो नींव में जो पैसे लगने वाले हैं वो पहले अरेंज करता है। फिर वो क्या कहते हैं, पिलर बनाता है, छत बनवाता है। तो जैसे जैसे पैसे लगते जाते हैं वैसे वैसे वो पैसे अरेंज करता जाता है। उसी प्रकार से जब कंपनी को जैसे जैसे पैसों की जरूरत पड़ती जाती है, कंपनी पैसे अरेंज करती जाती है। तो इसलिए वो किस्तों में पैसा बुलवाती है। पर अगर कंपनी को एक ही साथ पूरा पैसा बुलवाना हो तो उसको लमसम कहते हैं। और कंपनी को जब एक साथ पैसों की जरूरत होती है तो वो लमसम भी बुलवाती है। लमसम में पूरा पैसा एक साथ आता है, पर वो हम बाद में समझेंगे। तो ये बेसिक जनरल एंट्रीज थी। अब उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, पर क्वेश्चन हम नेक्स्ट स्लाइड में समझे, मतलब नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे या नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन की मदद से पूरा जो पैटर्न है सवाल का वो सॉल्व करके बताऊंगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर कुछ नहीं समझ में आया है या आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और जिन बच्चों को बेसिक समझना है या बेसिक एंट्रीज जानना है उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। सी यू अगेन, मिलते हैं। थैंक यू।